बैंक एफडी पर आपको 5-6% मिलता है, पर यही अगर 8% मिले और सेफ्टी भी एफडी जैसी हो तो क्या कहेंगे। हम इंडियंस की प्रॉब्लम है कि जब भी हमें पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट करना होता है तो हम एफडी चूज करते हैं, पर फिक्स डिपॉजिट के अलावा भी कई और ऑप्शंस होते हैं जिन पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलती है, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। तो आज हम उन हिडन जेम्स के बारे में जानेंगे जिनमें आप अपने गोल और टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और ज़रूरी पॉइंट्स के नोट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें डेट मार्केट या एफडी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो देखिए, इसके 3 फायदे हैं। पहला, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि मार्केट वोलेटाइल होती है, इसलिए मार्केट अनसर्टेनिटी से बचने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा फायदा है कि ये रेगुलर इनकम का अच्छा सोर्स है। कैसे, आगे आने वाले पॉइंट्स में बताऊंगा। तीसरा फायदा है कि जब हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी एफडी कब मैच्योर होगी और उस पर क्या रिटर्न्स मिलेगी। इससे हम आने वाले टाइम की प्लानिंग कर सकते हैं। और हमें कितना पैसा डेट मार्केट में लगाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें। तो देखिए, इसका सिंपल थंब रूल है 100 माइनस एज। मतलब कि अगर आपकी एज 25 है तो आपको 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और 25% डेट में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाए उस हिसाब से इक्विटी में एक्सपोजर कम करते जाइए और फिक्स इनकम में बढ़ाते जाइए। इस रूल को ऊपर बताए गए फायदों के साथ लेकर फैसला कीजिए, पर हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क भी होते हैं, तो पहले उसे जानते हैं। पहला है क्रेडिट रिस्क। ये रिस्क तब होता है जब पैसे लेने वाला पैसे वापस करने में डिले करता है और एंड में चुका ही नहीं पाता। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसको बॉन्ड की एग्जांपल से समझते हैं। बॉन्ड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होती है जिसके प्राइसेस और यील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे और अगर बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ये रिस्क तब मैटर करता है जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी के साथ मैच ना करता हो। यानी अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म में वापस चाहिए और आपने लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए ये रिस्क मैटर करता है। अब चलते हैं ड्यूरेशन रिस्क की ओर। ड्यूरेशन रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बॉन्ड की जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की। एक इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने में आने वाली प्रॉब्लम्स को लिक्विडेट रिस्क कहते हैं। कई बार हमें इमरजेंसी पैसे की जरूरत होती है पर हम अपनी ही इन्वेस्टमेंट को बेच नहीं पाते और अगर बिकती भी है तो घाटे पर। बस इसी को लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। रिस्क जानने के बाद अब जानते हैं फिक्स इनकम में मिलने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। इसमें पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम, बैंक एफडी, एनबीएफसी एफडी, डेट म्यूचुअल फंड्स, आरबीआई डायरेक्ट लेंडिंग स्कीम और लिस्टेड बॉन्ड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इनमें 4 तरह की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं। उसके बाद किसान विकास पत्र, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनपीएस, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शामिल है। आप इन सब का इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। सबसे हाई इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन स्कीम में है। उसके बाद सुकन्या योजना पर है जो मैरिड कपल अपनी बेटियों के लिए कर सकते हैं। ये काफी अच्छी स्कीम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए। इनमें से कई ऑप्शंस पर आपको टैक्स डिडक्शन भी मिल जाएगी, पर सबकी इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स जरूर लगेगा, सिर्फ पीपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना को छोड़ के। वीडियो पॉज करके इसको आराम से पढ़ लीजिए। अब इन स्कीम्स के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं, पर पहले फायदे की बात करते हैं। तो देखिए, ये सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी यील्ड में लेस वोलेटिलिटी होती है, मतलब आपको पहले से ही पता होगा कि आपको मैच्योरिटी पर कितनी रिटर्न मिलेगी। अब कॉन्स की बात करते हैं। पहला, इनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए इन स्कीम में इन्वेस्ट करने की कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और 1.5 लाख रुपए सालाना पीपीएफ और सुकन्या योजना में।
अब बात करते हैं बैंक एफडी की। अगर आप मिडिल क्लास है तो आपने अपने माँ बाप को यह कहते तो सुना ही होगा, मैंने पैसे सेव किए हैं, एफडी करवा देते हैं। बैंक एफडी फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करने वाली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें आप 7 दिन से 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं। इससे मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, पर इसमें आरबीआई की तरफ से 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है इन केस अगर बैंक फेल हो जाता है तो। और अगर टाइम से पहले एफडी तुड़वाते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। अब चलते हैं कॉर्पोरेट एफडी की ओर। ये टर्म डिपॉजिट कॉर्पोरेट द्वारा ऑफर की जाती है। बैंक्स के कंपेयर में ये कंपनीज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती हैं। अनलाइक बैंक्स, इनमें 5 लाख तक की इंश्योरेंस नहीं मिलती। इन डिपॉजिट को टाइम से पहले विड्रॉ करने पर बैंक से ज्यादा पेनल्टी लगती है। इनसे होने वाली कमाई टैक्सेबल होती है। इन एफडीज पर 8% तक का भी इंटरेस्ट मिल जाता है। मैंने इस पर ये डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। क्या आपको इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए? लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। वापस चलते हैं और एक नजर मारते हैं पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट पर। ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, इंटरेस्ट रेट इससे थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। डेट म्यूचुअल फंड फिक्स इनकम वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। काफी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के कारण इसमें डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिलता है। ये लो रिस्क वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन काफी सेफ माना जाता है। इसमें हाई लिक्विडिटी होती है। इसमें पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और अब आपको 10,000 रुपए चाहिए, तो आप अपनी जरूरत मुताबिक 10,000 रुपए निकलवा सकते हैं और बाकी के 40,000 को ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हैं। इसमें आपको 4 से 5% ब्याज भी मिल जाता है, जो कि बैंक के सेविंग अकाउंट से काफी अच्छा है। पर ये डेट फंड इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? तो देखिए, ये मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शामिल है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट में क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है और किस में ज्यादा। ये डेट फंड चूज करने में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, नोट कर लीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही डेट म्यूचुअल फंड भी एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के होते हैं। पैसिव फंड अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, वही एक्टिव का काम इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना होता है। पैसिव फंड की कॉस्ट रिलेटिवली लो होती है, वही एक्टिव फंड की कॉस्ट रिलेटिवली हाई होती है। पैसिव फंड में रिटर्न थोड़े कम होते हैं, वही एक्टिव में थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। पैसिव फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको मैच्योरिटी का पहले ही पता होता है, वही एक्टिव में मैच्योरिटी प्री डिफाइंड नहीं होती। पैसिव फंड में क्रेडिट रिस्क कम होता है, वही एक्टिव फंड्स में क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क थोड़ा हाई होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो पॉज करके वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बजा दीजिए। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि डेट फंड को चूज कैसे करना है। अच्छा डेट फंड पिक करने के लिए फंड की YTM यील्ड टू मैच्योरिटी देखिए। ये वो रेट ऑफ रिटर्न होती है जो आप मैच्योरिटी पर उस बॉन्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, मान लीजिए आप मनी मार्केट फंड चेक कर रहे हैं और अगर उसकी YTM उसी कैटेगरी के बाकी पेयर से काफी हाई है, तो उस फंड की अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की क्रेडिट रेटिंग चेक कीजिए। कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला मिलेगा। हो सकता है कि वो फंड ज्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रहा हो। जिस फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो उसे प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क दोनों ही कम हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। डेट फंड में एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ रिटर्न्स ऑलरेडी 5-6% मिल रहे हैं और अगर उसमें भी हम ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चूज करते हैं तो हमारी रिटर्न्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखिए कि जितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये फंड उतने टाइम पीरियड के लिए ही हो। मतलब कि अगर आपको अपना पैसा 3 महीने बाद वापस चाहिए तो ये फंड 3 महीने वाली ड्यूरेशन वाला ही होना चाहिए। पर अब 3 महीने ड्यूरेशन वाला फंड कैसे ढूंढे? तो देखिए, मार्केट में एक्टिव पैसिव फंड मिलाकर टोटल 19 तरह के डेट फंड है। अपनी नीड का फंड ढूंढने के लिए आपको स्टडी करनी होगी, जिसमें काफी टाइम और एनर्जी भी जाएगी। इसलिए ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इस काम से भागते हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? मैं हूं ना, आपके लिए मैंने एक PDF तैयार की है
जिसमें आपको सारे फंड्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको बस मुझे इस ईमेल आईडी पर एक ईमेल करनी है और फाइल आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं और समझते हैं कि इमरजेंसी फंड के लिए पैसे कहाँ रखने चाहिए। तो देखिए, इमरजेंसीज के लिए लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड ज्यादा बेटर है और ये बैंक के सेविंग अकाउंट्स का भी अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इमरजेंसी फंड को 3 जगह एलोकेट किया हुआ है। 70% मनी मार्केट फंड में, 20% एफडीज में और 10% सेविंग अकाउंट में। पर ये एलोकेशन मैंने अपने हिसाब से की है। आप इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग मार्केट कंडीशंस में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पाने के लिए डायनेमिक ड्यूरेशन फंड्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स फंड अच्छे रहते हैं, पर सिर्फ तभी जब आप इन्वेस्टमेंट कम से कम 3-4 साल के लिए कर रहे हैं। अब बात करते हैं इन पर लगने वाले टैक्स की। 31 मार्च 2023 से पहले 3 साल से कम होल्डिंग पीरियड वाले डेट म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाता था और टैक्स भी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लिया जाता था। और 3 साल से ज्यादा होल्ड किए जाने वाले फंड्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता था और इस पर 20% टैक्स लगता था विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। और अब 1 अप्रैल 2023 से इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड सभी तरह के डेट म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा, पर टैक्स सिर्फ तभी लगेगा जब आप इन्हें रिडीम करेंगे। अब 5th ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो है आरबीआई डायरेक्ट लेंडिंग स्कीम। इस स्कीम के अंडर रिटेल इन्वेस्टर आरबीआई के साथ डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ इन्वेस्टर्स ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को बाय या सेल कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 की होती है। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क रहते हैं। इससे मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। अब लास्ट पॉइंट लिस्टेड बॉन्ड्स की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये बॉन्ड्स कंपनीज की ओर से इशू किए जाते हैं। कई बार तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के भी बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे। इनमें आप डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक दे दिया है। बॉन्ड्स में रिस्क की बात करें तो इनमें लो लिक्विडिटी का रिस्क रहता है। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे निकलवाने हैं तो आपको मुश्किल आ सकती है, क्योंकि हर टाइम बायर अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा, इसमें क्रेडिट रिस्क भी है, क्योंकि जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक कंपनी को पैसे देते हैं और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब निकले तो इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पर फाइनेंशियल पढ़ने से भी पहले आपको कंपनी का बिजनेस समझना होगा। उन्हीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका बिजनेस आपको समझ आता है। बॉन्ड्स में कॉन्सेंट्रेटेड होने का भी काफी रिस्क रहता है, क्योंकि आप पैसा कंपनी को दे रहे हैं और ये पैसा सिर्फ एक ही जगह जा रहा है। वहीं अगर हम इसको इक्विटी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो वहाँ 40-50 स्टॉक्स में पैसा डिवाइड हो जाता है, जिससे ये रिस्क कम हो जाता है। इस वीडियो में मैंने जिन पॉइंट से एनबीएफसीज को एनालाइज किया था, उन्हीं पॉइंट्स के साथ आप बॉन्ड्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के फायदों की। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं और दूसरा कि इससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखिए, मैं विंट वेल्थ के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं और यहाँ आपको 9 से 11% तक की रिटर्न्स मिल सकती है। ये क्रेड और ज़ीरोधा थ्रू बैक्ड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से शुरू हो जाती है। यहाँ आपको कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर उसके रिस्क, क्रेडिट रेटिंग, टैक्सेशन तक सारी जानकारी मिल जाएगी। और क्लियर कर दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। अगर आप मेरे व्यू पॉइंट की बात करें तो मैं कहूँगा कि चाहे आप स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करें, चाहे बैंक एफडी में या कॉर्पोरेट एफडी में, सभी में बस एक चीज याद रखिए, अपनी ज़रूरतें। बस इसी वर्ड को दिमाग में रखते हुए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी नीड के अगेंस्ट जाकर इन्वेस्ट करेंगे तो बुरी तरह फंस सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है तो मत करिए। मैं भी कहूँ तो मत करिए। अपना खुद का दिमाग लगाइए, अपनी ज़रूरतों को समझिए, घर की फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर ही फैसला लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।